चलिए आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। और अभी तक हमने उपनिधाता जो था बेलर, बेलर के ड्यूटीज को पढ़ा। अब ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होगा? ड्यूटीज ऑफ बेली हम देखेंगे बेलमेंट में कि बेली जिसने सामान लिया है, ठीक है, जिसके पोजीशन में गुड्स गया है, ठीक है, तो वो कहा जाता है बेली। तो उसकी क्या ड्यूटीज होंगी इसको हमें देखना है। तो इसको कई हेड्स में, डिफरेंट हेड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक हेडिंग में आप देख लें, वो क्या है? वो है ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर, सतर्कता। रीजनेबल केयर माने आप कहो कि आप सतर्क रहो, सतर्कता का दायित्व। ये है 151, 152 है। तो पहले हम 151 को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे डिटेल करेंगे। 151 क्या है? केयर टू बी टेकन बाय बेली। बहुत साफ साफ लिखा है कि केयर करना होगा बेली को, जिसको सामान दिया गया। अब वो केयर कैसा होगा, क्यों होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये सब चीजें देखते हैं। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड। अब देखिए यहां पे जो सबसे पहला है लाइन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, उपनिधान की सभी दशाओं, इन ऑल केसेस, ये महत्वपूर्ण टर्म है। इन ऑल केसेस यानी केसेस, ऑल केसेस का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब यहां हो गया? ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस, या ग्रेटिशियस बेलर, ग्रेटिशियस बेली, या बेली फॉर रिवार्ड। ये भी समझिए, यहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बेली फॉर रिवार्ड, बेली फॉर रिवार्ड क्या हुआ? आप जाते हैं और सामान या गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो बेली फॉर रिवार्ड वो पैसा लेता है, फ्री में नहीं खड़ी करने देता, तो वो हुआ बेली फॉर रिवार्ड। बेलर फॉर रिवार्ड हम पढ़ चुके हैं, ग्रेटिशियस बेलर पढ़ चुके हैं। तो बेली को भी उन दोनों कैटेगरीज में रख के हम बात करेंगे। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट बेली इज बाउंड। आगे लिखा है बेली इज बाउंड। क्या लिखा है? टू टेक्स as much care of the goods bailed to him, bound to take care. In all cases, bailee is bound to, for what? To take care. Take care of the goods bailed. ध्यान दीजिएगा, इसको बस आप राइट डाउन करके पढ़ते जाइए, समझ में आ जाएगा। तो as much care of the goods bailed to him, मतलब कितना केयर करेगा, कितना केयर करेगा, उसका भी यहां पे क्वांटिटी दे दिया गया है। कितना? as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence, जितना a man of ordinary prudence, prudence को पहले भी हमने कह दिया है क्या होता है, इंटेलिजेंसिया आप कह सकते हैं, सामान्य प्रज्ञा कह सकते हैं। सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति जितना रखेगा, अब वो भी एक आगे डिसाइड किया गया, क्या? A man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of same bulk, quality and value as the goods bailed. देखिए तीन बातें कही गई। एक सामान्य प्रज्ञा का आदमी, उसके पास अपनी वस्तु हो,
अपनी वस्तु हो, समान परिस्थितियां हो, समान परिस्थितियां, ध्यान दीजिएगा, सेम सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा है। अब वस्तु के बारे में बात कर रहा है, तीन बातें, समान परिमाण, परिमाण माने क्या होता है, क्वांटिटी, दिया गया है, दिया गया है, पढ़िएगा, सेम बल्क, क्वालिटी एंड वैल्यू, ये होता है बल्क, बल्क माने क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू। सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति जिसके पास अपनी वस्तु हो, समान परिस्थितियों में, और उस वस्तु कैसी हो, समान परिमाण की, जितनी वो सामान आपको बेल किया गया है उतना ही सामान आपका होता, उतनी ही वैल्यू का होता, वैसी ही परिस्थितियां होती और वैसी ही क्वालिटी होती वस्तु की, तो आप अपने सामान को बचाने के लिए, अपने सामान की केयर करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाते, ठीक है, जो कुछ भी कदम उठाते वो क्या होगा, उतना ही केयर, वही कदम आपको, जो गुड्स बेल्ड हैं, जो गुड्स बेल्ड हैं, जो आपको उपनिहित किया गया है वो वस्तु, तो वही केयर आप इसके बारे में भी उठाएंगे। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी अपनी वस्तु जिसका समान बल्क होता, क्वालिटी होती, वैल्यू होता, ऐसी ही परिस्थितियां होती, तो उसके बचाव के लिए या उसके केयरिंग के लिए जो भी स्टेप्स उठाता, द सेम स्टेप्स शुड आल्सो बी टेकन टू टेक केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। ये बात यहां पे आ रही है, ठीक। तो धारा 151 यही कह रहा है, यहां पे कोई दिक्कत, इतने में कोई प्रॉब्लम 151 में, 151 की परिभाषा में कोई दिक्कत हो रही है तो बताएं, अदरवाइज आगे थोड़ा चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 151 कह रहा है कि आपको ऐसी सतर्कता बरतनी होगी जैसे कि आप अपने उसी तरह के सामान के बारे में बरतते। अब देखिए, अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, ठीक है, इतिहास जानना जरूरी होता है। तो आप ये जानिए कि यहां पे तो कह रहा है कि हर तरह के उपनिधान जो उपनिहिती हैं, सशुल्क या निःशुल्क, ग्रेटिस या बिल फॉर रिवार्ड, उन दोनों के लिए समान चीजें लागू होंगी, कोई दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। लेकिन शुरुआत में ओरिजिनली जिसको कहेंगे इंग्लिश लॉ में क्या किया गया था, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। एब्सोल्यूट माने पूर्ण दायित्व, पूर्ण दायित्व माने समझ लीजिए, पूर्ण दायित्व का मतलब होता है कि कोई आपकी एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी, नो एक्सक्यूज फ्रॉम योर साइड, आप कोई एक्सक्यूज नहीं ले सकते। उसमें क्या था कि अगर आपको ये सामान कोई दे दिया गया, मान लीजिए कुछ गहने आपको दे दिए गए, ऑर्नामेंट्स हैं, और आपको बेल दिए गए, बेल टू बी, ठीक है, और बी के घर डकैती पड़ गई, बी के घर डकैती पड़ गई और उससे ये ऑर्नामेंट्स जो कि ए के थे, ऑर्नामेंट्स बिलोंगिंग टू ए वर रॉब्ड, ठीक है, ये लूट लिए गए। अगर ये लूट लिए गए तो इसमें बेली की क्या गलती है, हम देखिए बेली की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ड्यूटीज ऑफ बेली। व्हेन ऑर्नामेंट्स बेल टू बी और रॉब्ड, देन मुझे आप बताओ कि गलती बी की क्या है। लेकिन पहले जो मामला हुआ करता था वो साउथकॉर्ट वर्सेस बेनेट का, इसको आप मामला कह सकते हैं, साउथकॉर्ट वर्सेस बेनेट। BENET, साउथकॉर्ट वर्सेस बेनेट का मामला।
यही होता है कि कुछ सामान दिया जाता है बेली को कुछ, और वो लूट लिया जाता है। तो बेली को तो एक्सक्यूज दिया जाना चाहिए और बेली का एक्सक्यूज माना भी जाना चाहिए, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उचित सतर्कता बरती है, बट अगर 10 तेरे आ गए तो मैं असहाय हूं, और वो लूट के चले गए। लेकिन अभी तक जो शुरू में मामला हुआ वो कहा गया कि नहीं, आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी यानी पूर्ण दायित्व आपका माना जाएगा, चाहे आप की गलती हो या ना हो। मतलब पूर्ण दायित्व में गलती हो या ना हो, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी बेली के ऊपर आ जाती थी। आगे क्या होता है, ऐसे चलता रहा कुछ मामला। फॉर द फर्स्ट टाइम concept of absolute liability was relaxed in case R versus Viscount Hertford. R versus Viscount Hertford. और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मामला था वो दोनों ग्रेटिशियस बेली और बेली फॉर रिवार्ड, जो पैसा लेके आपका सामान रखता था किराए के तौर पे, या जो ग्रेटिशियस नेचर में आपका सामान रखता था फिर भी नुकसान हो जाता था, दोनों के ऊपर पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम टू द ग्रेटिशियस बेली रिलैक्सेशन वॉज अवॉर्डेड। जो निःशुल्क यानी अनुग्रहित प्रकृति के बेली होते थे, जो फ्री में आपका सामान केवल आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, उनको इस केस में रिलैक्स किया गया। भाई उसने एक तो आपकी मदद की है, उसके बाद फिर आप उसको कह दो कि नहीं भाई पैसा भी दो, तो ये गलत बात है। अगर कोई पैसा बेली को दिया गया, सुरक्षित रखे रहो भाई, हम कुछ दिन बाद आएंगे आपसे ले लेंगे, और उसके यहाँ चोरी डकैती होती है, वो खो जाता है। तो इस तरह का कुछ मामला था आर वर्सेस विस्काउंट हर्टफोर्ड में। उसमें ग्रेटिशियस बेली को रिलैक्स किया गया, ठीक है परेशान मत हो, तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पे पहली बार मामला आता है, ठीक है। और ऐसे ही आगे मामला चलता रहता है। पहले इनको, फिर इसको और कन्फाइन किया जाता है, कहां, कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड। बस इतना आप याद रखेंगे, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड। ग्रेटिशियस बेली को यहां पे एग्जाम्प्ट किया गया। फिर किसको किया गया, कहा गया कि जो पब्लिक कैरियर्स हैं, ठीक है, और इन कीपर्स हैं, पब्लिक कैरियर्स, और इन कीपर्स, मतलब जो लोगों का सामान इधर उधर ढोते होते थे, तो उनको पब्लिक उसमें माना जाएगा ना, कि उनको सामान दिया गया, वहां से वहां तक पहुंचाने का उसके लिए पैसा ले रहे हैं। तो पब्लिक कैरियर्स और इन कीपर्स, मतलब इन कीपर माने जो सराय वराय का मामला होता था ना, उसमें आदमी जाके रहा तो सामान वामान दिया, तो इन लोगों तक फिर इसको कन्फाइन किया गया, 2 लोगों तक, ठीक है। फिर आगे कुछ मामला एक आता है, उसमें क्या कहा गया कि सिर्फ जो सार्वजनिक प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं उन, तीसरा आप कह सकते हैं एक कोई मामला मेकिंग, जो गिबलिन वर्सेस मैकमुलन का मामला होता है, वहां तक नहीं जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अभी यहाँ पे कॉक्स वर्सेस बर्नार्ड में शुरू में पूर्ण दायित्व तो सब पे लागू हुआ, फिर छूट दी गई किसको, जो ग्रेटिशियस नेचर के बेली थे, फिर छूट सबको दी गई, और 2 लोगों को रखा गया कि भाई आप लोग जिम्मेदार होंगे अगर आपके पास कोई बेल किया गया है सामान और उसमें कोई क्षति होती है तो। ये एक इतिहास होता है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि इसमें अगर मतलब ये कहें कि इंग्लिश लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया। डिफरेंस कहां पे रखा गया, जो ग्रेटिशियस नेचर के बेली थे और बेली फॉर रिवार्ड थे। तो ग्रेटिशियस नेचर के बेली को कहीं ना कहीं
दायरे में लाया गया। जो निःशुल्क उपनिहिती थे, ठीक है, इनको रखा गया कि आपको हम मानेंगे जिम्मेदार, लेकिन कब? जब आपका आचरण ऐसा लगे कि जो आपको समुचित सतर्कता बरतनी थी, समझिएगा, उसमें आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है। ग्रॉस नेग्लिजेंस माने क्या हुआ? यहां देखिए, निःशुल्क उपनिहिती की बात हो रही है, ग्रेटिशस की। ग्रेटिशस बेली और बेली फॉर रिवार्ड में थोड़ा सा अंतर किया गया था। वो ये था कि ग्रेटिशस बेली अगर बेल जो गुड्स हैं उसके केयरिंग में ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखा रहा है, उसके आचरण से ये पता लगे कि उसने घोर उपेक्षा की है, घोर उपेक्षा की है, तो उसको दायी ठहराया जाएगा। घोर उपेक्षा माने क्या हुआ कि जब कोई उपेक्षा इतनी बढ़ जाए, कोई नेग्लिजेंस इतना बढ़ जाए कि वो त्रुटिपूर्ण नजर आने लगे, दोष नजर आने लगे, नहीं इसने जानबूझ के गड़बड़ किया है, इसने अगर थोड़ा सा भी सतर्कता बरतता तो ये बच जाता, तो ये होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। जब उपेक्षा इतनी बढ़ जाए कि उसमें दोष नजर आने लगे तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस कहा जाता है। तो ग्रॉस नेग्लिजेंस अगर प्रतीत होगा तो वहां पे कहा गया कि ग्रेटिशस बेली को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप यहां पे कह के एक लाइन और आगे बढ़ेंगे। अभी क्या हुआ है, जो प्रेजेंट केस है जिसपे हमारा 151 डिपेंड कर रहा है, ये हुआ द मॉडर्न ट्रेंड इज टुवर्ड्स अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस इन ऑल केसेस। जो अभी वर्तमान में हमारा ये नेग्लिजेंस का मामला चल रहा है, ये हर, चाहे वो ग्रेटिशस हो चाहे बेली फॉर रिवार्ड हो, दोनों में कहा गया कि सेम कॉन्सेप्ट लागू करो। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी चल रहा है जिसको हम देख सकते हैं दो केसेस में। ठीक, ब्लाउंट वर्सेस द वॉर ऑफिस, एक मामला आता है वर्सेस द वॉर ऑफिस। ठीक, तो ये जो होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ग्रेटिशस नेचर का मामला है। इसके बाद एक हम मामले की चर्चा करेंगे जो बेली फॉर रिवार्ड वाला नेचर का होगा। तो ब्लाउंट वर्सेस वॉर ऑफिस से आप समझ रहे हैं कि युद्ध का कुछ मामला है, युद्ध होता रहता है। तो इनका एक घर है ब्लाउंट का, और उस घर को जो ऐसा कहीं रहा होगा बॉर्डर पे, जैसे कश्मीर वश्मीर में होता रहता है, उसको सैनिकों ने 70-80 सैनिकों ने कब्जा कर लिया। कब्जा क्यों किया? क्योंकि उस घर को उनको मतलब एक अपने लॉन्चिंग पैड की तरह यूज करना था, यहाँ वहां सिक्योरिटी का इशू था, वहां रह के वो डिफेंड करते। ठीक है, तो अब ब्लाउंट को क्या कहा गया कि आप घर पर छोड़ के चले जाओ, अपना जो भी आपकी वैल्यूएबल्स हैं उनको आप एक कमरे में बंद करके, ताला बंद करके चले जाओ। ये बंद करके चले जाते हैं। अब जिम्मेदारी किसकी हुई? वॉर ऑफिस के, मतलब कहेंगे कि जो सैनिक हैं उनकी। वॉर ऑफिस ने उनको कहा, एक ऑफिस रहा होगा वॉर का, इसलिए वॉर ऑफिस कहा गया, जहां से चीजें कंट्रोल होती रहे, कंट्रोल हो वहां से। और जब ये चला गया वापस आता है तो देखता है कि इसकी कुछ सिल्वर प्लेट्स थी, वो गायब थी, चोरी हो चुकी थी। तो इसने कहा कि भाई हम आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ के गए थे, ऐसे नहीं कि हम हवा में छोड़ के चले गए बंद करके। इतना कोई सामान्य प्रज्ञा का आदमी जो होगा अपनी सारी चीजें लेके जाएगा, और अगर छोड़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ रहा है, आपने लापरवाही बरती। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि वॉर ऑफिस ने लापरवाही बरती, उसके सैनिकों ने लापरवाही बरती, इसलिए वॉर ऑफिस को लायबल ठहराया गया, नेग्लिजेंस जिसको कहेंगे, यहाँ ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला बनता है। इसी तरह से एक अब मॉर्टिन वर्सेस लंदन काउंटी काउंसिल। ठीक है, मॉर्टिन वर्सेस, ये है आपका, आप समझिएगा, मॉर्टिन वर्सेस लंदन। बस इसलिए आप इसको, आपको ये बताया जा रहा है कि आप ग्रेटिशस और
ग्रेटिशियस और इसके नेचर को समझ ले कि अब क्या चल रहा है, जो पूर्ण दायित्व से शुरू हुआ था वो अब ये आ गया कि सब सारे तरह के बेली को एक तराजू में रख के बात करिए, ठीक है। तो मॉर्टिन वर्सेस लंदन काउंटी काउंसिल्स में क्या हुआ, एक वादी जो मॉर्टिन कह सकते हैं, ये हॉस्पिटलाइज होता है बंदा, और इसके पास से जब कुछ ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसकी कुछ अंगूठी चेन वगैरह थी, डॉक्टर्स ने लिया और उसको जहां पे दवाइयां रखी जाती थी वहीं पे रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेली हो गए ना वो लोग, लिए तो उसको पर्पस के लिए लिए हो, तो उन्होंने रखा, वो चोरी हो गया। अरे अपना सामान होता, अपना ऑर्नामेंट होता तो दवाइयों के कमरे में थोड़ी रखते थे। तो इसलिए जब वहां आपने रखा तो आपकी समुचित जिम्मेदारी होती है। डेली फॉर रिवार्ड का मामला है कि वहां पैसा वैसा वो पे करती है ना अस्पताल में, तो इन लोगों को सावधानी इतनी बरतनी चाहिए थी जितना अपने मामले में करते। तो यहाँ पे जो लापरवाही हुई, नेग्लिजेंस हुआ, उपेक्षा हुई, उसके लिए पार्टी को दायी ठहराया गया और इनको कहा गया यू आर लायबल टू बी कंपनसेटेड, आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक मामला और आप समझिए, लिख देता हूं जल्दी से, हॉलैंड, HOUGHLAND, हॉलैंड वर्सेस RR, लो लग्जरी कोचेस लिमिटेड। इसमें क्या होता है, ट्रेन में यात्रा करती है कोई लेडी है, और वो अपना सामान जो है, सूटकेस जो है, उसको बर्थ के नीचे लगा देती है, ठीक है। तो यहां तो कहेंगे ना कि पैसा भी उसने दिया है, और उस जगह से अगर वो चोरी हो जा रहा है तो जिस कंपनी का, रेलवे कंपनी या जो भी है उसमें जो उसको सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी इतनी जिम्मेदारी बननी चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीज आगे कैरी ऑन होती है कि अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रहा है या नेग्लिजेंस ऐसा हो रहा है जो त्रुटिपूर्ण नजर आ रहा है, दोषयुक्त नजर आ रहा है, कि आपको थोड़ा सा और केयर करनी चाहिए थी, तो इसका सामान खो जाता है तो क्लेम करते हैं। क्लेम करने पे इसको कहा जाता है ठीक है, आपका जो नुकसान हुआ है, डैमेजेस के लिए आपको अधिकारी ठहराया जा सकता है, आप डैमेजेस पा सकते हैं, क्षतिपूर्ति जो होगी वो आपको मिलेगा। तो ये हम लोगों ने अभी तक इतने केस में देखा कि शुरुआत एब्सोल्यूट लायबिलिटी से हुई थी बेली की, और आगे यहाँ पे अब ये हो गया कि आपका नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए और सतर्कतापूर्ण आप व्यवहार करेंगे बेल्ड गुड्स के साथ, जैसा कि आप अपने गुड्स के साथ करते हैं। 151 में ये प्रोवाइडेड है, और जो 151 में दिया गया वही धीरे धीरे इंग्लिश लॉ में भी स्टेबल हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लॉ में स्टेबल हुआ उसको पहले 151 में हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, ठीक। यहां से चला था मामला, यहां तक आया और वही चीज हमने लागू कर लिया कि आप टेक केयर करो, ठीक। तो यहां पे 151 का मसला खत्म हो।